Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to discuss our lecture number 2 of chapter number 4, work and energy. The topic is work done by a constant and variable force. So let's start. First of all, we will discuss the work done by a constant force. Student, what is a constant force? A constant force remains constant while producing work. यानी थ्रू आउट द जर्नी जिस टाइम हम लोग फोर्स अप्लाई करें और बॉडी डिस्प्लेसमेंट कवर करें तो थ्रू आउट द डिस्प्लेसमेंट जो फोर्स हो वो क्या रहे, कांस्टेंट रहे. फॉर एग्जांपल, लेट सपोज हमारे पास एक ब्लॉक है. अगर इस ब्लॉक के ऊपर हम लोग फोर्स अप्लाई करें, लेट सपोज ये पॉइंट ए पर है और डिस्प्लेसमेंट कवर करता हुआ ये पॉइंट बी तक पहुंच जाता है, तो होगा क्या स्टूडेंट्स कि ये फोर्स जो है ये यहाँ पर कांस्टेंट रहनी चाहिए और इससे रिलेटेड जो वर्क प्रोड्यूस होगा हमारे पास वो वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स होगा. इसके लिए अगर हम लोग फॉर्मूला डिराइव करें जो हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में किया था, दैट इज इट्स मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, दैट इज वर्क इज इक्वल टू एफ इनटू डी cos of theta. Theta is the angle between force and displacement. Okay? तो स्टूडेंट्स अब अगर हम लोग यहाँ पर इसको देखें तो यहाँ पर फोर्स की वैल्यू लेट सपोज अगर हम लोग डिफाइन कर देते हैं 10 न्यूटन, तो यहाँ पर ये 10 न्यूटन ही रहनी चाहिए, 10 न्यूटन से ज्यादा या कम थ्रू आउट द जर्नी नहीं होनी चाहिए. तो तब तक ये फार्मूला हमारे पास वैलिड है. अगर ये वैल्यूज में चेंजिंग आ रही है तो इसका मतलब ये फार्मूला यहाँ पर वैलिड नहीं होगा. स्टूडेंट, इसको हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से भी डिस्कस कर सकते हैं. लेट सपोज हमारे पास एक ग्राफ है जिसमें y एक्सिस पर हमारे पास फोर्स है, x एक्सिस पर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है. तो अगर कोई इसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई की जा रही है 10 न्यूटन की, तो ग्राफ हमारे पास कुछ इस तरह से आएगा जैसे कि एक रेक्टेंगुलर शेप. लेट सपोज यहाँ पर 2 मीटर डिस्टेंस कवर किया है, यहाँ पर 4 मीटर, यहाँ पर 6 मीटर एंड सो ऑन, लास्ट में 8 मीटर. तो यहाँ पर कांस्टेंट फोर्स की वजह से हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट ग्राफ आएगा, जो ग्राफ आएगा वो हमारे पास एक रेक्टेंगुलर शेप होगा. अब अगर हम लोग इसका एरिया कैलकुलेट कर लें तो यहाँ पर एरिया हमारे पास सिंपली वर्क डन से रिप्रेजेंट होगा, दैट इज एफ इंटू डी. ओके स्टूडेंट, तो हम लोग इसको डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं. लेट सपोज हम लोगों ने इसका कंप्लीट एरिया कवर करना है, तो यहाँ पर ये 10 हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 8 विच इज इक्वल टू 80 जूल्स. तो एरिया हमारे पास यहाँ पर वर्क को रिप्रेजेंट करता है. ठीक है, तो पेपर्स में इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जिसमें डिफरेंट ग्राफ्स गिवन होते हैं, तो आप लोगों ने उसका एरिया फाइंड करना होता है, यानी उसका वर्क फाइंड करना होता है. Students, now we are going to discuss work done by a variable force. What is work done by a variable force? When the force remains variable while producing work. यानी जो भी वर्क प्रोड्यूस किया जा रहा होगा उसमें फोर्स जो होगी हमारी वो वेरिएबल होगी. एग्जाम्पल हमारे पास रॉकेट मोशन है. आप लोगों को पता है स्टूडेंट्स कि जैसे ही रॉकेट एयर के अंदर एयर से पास करता हुआ ऊपर की तरफ जाता है तो हमारे पास जो फोर्स उसके ऊपर अप्लाई हो रही होती है, दैट इज फोर्स ऑफ ग्रेविटी, उसके अंदर चेंजिंग आना शुरू होती, वेरी करती है. क्योंकि हमें पता है बिकॉज ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, एफ ऑफ जी फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज इक्वल टू जी एम ई एम ओवर आर स्क्वायर. तो स्टूडेंट्स, हमारे पास आर स्क्वायर इनवर्स रिलेशन है विद फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन. तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे फोर्स के अंदर चेंजिंग आएगी.
नेक्स्ट एग्जांपल है डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी अटैच्ड विद अ स्प्रिंग, यानी कोई भी स्प्रिंग के साथ अगर हम लोग मास अटैच कर दें और उसको हम लोग डिस्प्लेस करना शुरू कर दें, तो जितना जितना डिस्प्लेसमेंट उसका बढ़ना शुरू होगा, उसी लिहाज से उसमें रिस्टोरिंग फोर्स जो जनरेट हो रही होगी उसके अंदर चेंजिंग आना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये दोनों एग्जांपल्स हैं हमारे पास वेरिएबल फोर्सेस के। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, इसके लिए हम लोग एक ग्राफ डिस्कस कर लेते हैं। लेट सपोज हमारे पास एक ग्राफ है जिसमें हमारे पास फोर्स जो है वो वेरी कर रहा है, यानी एक्स एक्सिस पर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है, वाई एक्सिस पर हमारे पास फोर्स है, और ये कुछ ये ग्राफ है। ठीक है, यानी फोर्स की वैल्यू डिफरेंट पॉइंट्स पर डिफरेंट है। तो यहां पर देखें, फोर्स की वैल्यू पहले यहां पर थी, लेट सपोज दैट इज 5 न्यूटन, फिर उसके बाद 7 न्यूटन, फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते बढ़ते 10 न्यूटन, इसके बाद कुछ पॉइंट्स पर ये फिर ड्रॉप हुई, फिर इंक्रीज हुई, तो फोर्स की वैल्यू चेंज होना स्टार्ट हुई। अब इस कंडीशन के लिए स्टूडेंट्स हम लोग सिंपल जो फॉर्मूला यूज कर रहे थे, दैट इज वर्क इज इक्वल टू एफ इंटू डी कोसाइन ऑफ द एंगल, ये यूज डायरेक्टली नहीं कर सकते। वो फार्मूला सिर्फ यूज हो सकता है जब फोर्स एक कांस्टेंट, यानी फोर्स कांस्टेंट हो। यहां पर फोर्स वेरी कर रही है, तो इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए अब हमें क्या करना चाहिए, हम क्या करते हैं, इस पूरे जो हमारे पास ग्राफ है, इस पूरे ग्राफ को डिफरेंट पैचेस में कन्वर्ट करेंगे जो कि रेक्टेंगुलर पैचेस होंगे, यानी स्मॉल पैचेस कंसीडर करेंगे और उन पैचेस को हम लोग इक्वल रखेंगे जिनमें फोर्स हमारी कांस्टेंट रहे। तो आइए स्टूडेंट इस ग्राफ को थोड़ा सा बड़ा करके यहाँ पर ड्रॉ करते हैं और फिर इसको पैचेस में कन्वर्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट, लेट कंसीडर अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। हमें पता है कि फोर्स वाई एक्सिस पे होती है, डिस्प्लेसमेंट एक्स एक्सिस पर, और जो एरिया अंडर द कर्व होता है वो वर्क होता है। यहाँ पर वर्क हम लोग सिंपल इस फार्मूले से एफ इंटू डी कॉज ऑफ थीटा, इससे हम लोग फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर फोर्स को कांस्टेंट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर फोर्स कांस्टेंट नहीं है। तो हम लोगों ने क्या किया स्टूडेंट्स, इसके डिफरेंट पैचेस कट किए, और ये पैचेस तकरीबन अप्रोक्सीमेटली इक्वल पैचेस हैं, यानी यहां पर फोर्स की वैल्यू तकरीबन कांस्टेंट है। तो यहां पर हम लोगों ने डिफरेंट पैचेस कंसीडर किए फोर्स के अप टू एन लेवल तक। अच्छा स्टूडेंट, अब यहां पर ये जो डिस्प्लेसमेंट्स है हमारे पास, ये क्या हो जाएंगी, डेल्टा x1 अगेन, डेल्टा x2 एंड अप टू लास्ट में डेल्टा xn। डेल्टा मींस ये एक स्मॉल वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, तो इसीलिए हम लोगों ने इसको डेल्टा x1 कह दिया। और यहाँ पर ये जो फोर्सेस हैं, हम लोग फर्स्ट को कह देते हैं F1, सेकेंड को कह देते हैं F2, थर्ड को कह देते हैं F3, और अप टू लास्ट में हमारे पास फोर्स हो जाएगी Fn। तो स्टूडेंट हमारे पास जो कांस्टेंट फोर्सेस चलती हुई आ रही हैं वो F1, F2, F3 है, और डेल्टा x1, डेल्टा x2, डेल्टा xn हमारे पास डिस्प्लेसमेंट्स। तो अभी अगर हम लोग फर्स्ट पैच को देखें, तो ये तकरीबन तकरीबन अप्रोक्सीमेटली एक रेक्ट एंगुलर पीस बन चुका है,
एक रेक्टेंगुलर एरिया बन चुका है। तो इसके लिए अभी हम लोग ये वाला फार्मूला यूज कर सकते हैं। कैसे? W1 इज इक्वल टू F1 D1 cos ऑफ थीटा 1, यानी इस पॉइंट पर जो फोर्स अप्लाई हो रही है दैट इज F1, इस पॉइंट पर जो डिस्प्लेसमेंट अप्लाई हो रहा है यहाँ पर हम लोगों ने डेल्टा x1 से रिप्रेजेंट किया, तो हम लोग इसको भी यहाँ पर डेल्टा x1 से रिप्रेजेंट करते। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, वर्क 1 हम लोगों के पास F1 डेल्टा x1 cos ऑफ थीटा 1 हो चुका है। नेक्स्ट बैच के लिए हमारे पास वर्क 2 है, दैट इज F2 डेल्टा x2 cos ऑफ थीटा 2। अब अगर हम लोग इसको n नंबर ऑफ टर्म्स तक लेकर जाएं तो हमारे पास वर्क n की वैल्यू क्या हो जाएगी? Fn डेल्टा xn cos ऑफ थीटा n। तो यहां पर हमारे पास पूरा का पूरा एरिया हम लोगों ने पहले डिफरेंट पैचेस में कट किया, फिर उनका सबका वर्क अलग-अलग फाइंड किया और लास्ट पैच तक पहुंचे जो कि हमारे पास nth टर्म थी। यहां तक हम लोगों के पास ये कंप्लीट एरिया कवर हो जाता है। अब हम लोगों को चूंकि अलग अलग पैचेस का नहीं, हम लोगों को इकट्ठा एक एरिया फाइंड करना है, तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग फाइंड करेंगे वर्क टोटल। अब वर्क टोटल किसके इक्वल हो जाएगा? वर्क 1 प्लस वर्क 2 प्लस अप टू वर्क n। अगर हम इन सब को सम अप कर दें तो ये हमारे पास टोटल एरिया आ जाता है। ठीक है, तो अब ये टोटल एरिया हम लोगों के पास कैसा आएगा? W1 की वैल्यू लगा दें, F1 डेल्टा x1 cos ऑफ थीटा 1 प्लस F2 डेल्टा x2 cos ऑफ थीटा 2 प्लस अप टू प्लस Fn डेल्टा xn cos ऑफ थीटा n। अब स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको भी नजर आ रहा है कि बोर्ड में स्पेस कम है और हमारी इक्वेशन कुछ लेंथी हो चुकी है, तो इस इक्वेशन को हम लोग कंसाइज करने के लिए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन यूज करते हैं जिसको हम लोग समेशन का साइन कहते हैं। तो यहाँ पर समेशन का साइन हम लोग यूज कर देते हैं, दैट इज सिग्मा। अब मेरे पास टर्म 1 से स्टार्ट हो रही है और n तक जा रही है, तो हम लोग यूज करेंगे i इज इक्वल टू 1, यानी फर्स्ट टर्म हमारी 1 है, और जहां का तक रही है n तक, तो हम लोग समेशन के साइन के ऊपर n सिंबल यूज कर देंगे। ये हमारे पास रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है। तो क्या है हमारे पास? फोर्स Fi डेल्टा xi इंटू cos ऑफ थीटा i, यानी i यहां पर जो हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया है, और समेशन का साइन जो है ये डिनोट करता है, रिप्रेजेंट करता है कि i 1 से स्टार्ट हो रहा है और n तक जा रहा है, यानी बार बार हम लोगों को i की जगह 1 देन 2 देन 3 पुट करना पड़ेगा, और हम लोग इस सारे पैच को, सारे जो हमारे पास एरिया, इसको कवर कर लेंगे। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास फोर्स Fi डेल्टा xi cos ऑफ थीटा i। अब हमारे पास एक्यूरेसी कैसे आएगी? यानी हम लोगों ने पैचेस तो कट कर दिए, लेकिन इनके अंदर एक्यूरेसी लाने के लिए, यानी वर्क जो हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, कंप्लीट वर्क कैलकुलेट करने के लिए, प्रिसाइज वर्क कैलकुलेट करने के लिए, हमें क्या करना पड़ेगा कि जितना भी डेल्टा एक्स का साइज कम से कम होगा, यानी डिस्प्लेसमेंट्स कम से कम हम लोग कंसीडर करेंगे, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट का डिस्टेंस हम लोग कम करेंगे, यानी रेक्टेंगल एरियाज जो हमारे पास आ रहे हैं, ये स्मॉल स्मॉल रेक्टेंगल एरियाज, इनका साइज हम लोग कम करना शुरू करें तो हमारे पास प्रिसीजन बढ़ती जाएगी। तो इसलिए हम लोग इसको, इक्वेशन को एक स्टेप आगे लेकर चलते हैं। वो एक स्टेप आगे ऐसे है, वीडियो पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हैं। हम लोग यहां पर क्या करेंगे? यूज करेंगे लिमिट। तो वर्क टोटल बराबर हो जाएगा
लिमिट डेल्टा x approximately approaches to 0, summation I is equal to 1 to n fi delta xi cos of theta I। यहाँ पर लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 ये बता रहा है कि जितना डेल्टा एक्स की वैल्यू अप्रोच करेगी 0 को, उतना ही वर्क टोटल जो हम लोग कैलकुलेट करेंगे वो प्रिसाइज होता जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ तक ही हम लोगों के पास टॉपिक था। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा और आप लोगों को समझ आया होगा। इस वीडियो के बारे में और लेक्चर्स के बारे में अगर आप लोगों के कोई कमेंट्स है तो वो आप लोग दे सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में फिर से हाजिर होंगे। खुदा हाफिज।